आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल आप लोगों का 2 बार एग्जाम होने वाला है। एक एग्जाम आप लोगों का होगा नवंबर दिसंबर में और एक एग्जाम होगा आप लोगों का मार्च अप्रैल में। तो जो आप लोगों का नवंबर दिसंबर का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रिकी कंसेप्ट से बताऊंगा, तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अम्ल और क्षारक किसे कहते हैं। तो देखिए, अम्ल को इंग्लिश से हम लोग एसिड कहते हैं और क्षारक को इंग्लिश से हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अम्ल जो होता है ना, अम्ल का जो स्वाद होता है, स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। जैसे आप टमाटर खाए होंगे, टमाटर का स्वाद कैसा लगता है? खट्टा लगता है। तो ये क्या है? एक अम्ल है। ठीक है, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप याद रखिएगा, अम्ल लाल लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। जो अम्ल रहेगा ना, ये लाल लिटमस पत्र पर किसी भी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है। जैसे देखिए HCl को जैसे हम लोग जल में घोल देंगे ना, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? H+ प्लस Cl-। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें H+ आयन मिल रहा है, मतलब ये जो HCl है ये क्या है? कि अम्ल है। ठीक है, आगे देखिए, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अभी मैं आपको आगे pH स्केल के बारे में पढ़ाऊंगा, तो भी आप इतना जान लीजिए कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल का pH मान 7 से कम होगा। देखिए क्या चीज होता है, जो pH स्केल होता है ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ये हमारा 7 यहाँ पर होता है और लास्ट में हमारा 14 होता है। अगर pH मान 7 हो तो वह जो विलयन होगा वह उदासीन होगा। अगर 7 से कम हो तो यह हमारा अम्ल होगा। अगर 7 से अधिक हो तो यह हमारा क्षारक होगा। अभी मैं आपको अच्छे तरीके से pH स्केल में आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है। यहां पर मैं एक बार इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए अब क्षारक, जिसे इंग्लिश से हम लोग कहते हैं बेस। जो क्षारक होता है, क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। आप कभी भी अगर मान के चलिए सपोज दैट अगर आप साबुन खाए होंगे, थोड़ा सा भी अगर आपके मुंह में चला गया होगा तो आपको इसका स्वाद जरूर पता होगा कि कैसा लगता है। एकदम कड़वाहट टाइप का लगेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा क्या एक क्षारक है। ठीक है, ऐसे आप हर एक चीज को खाने के लिए मत चले जाइए, हो सके वो चीज जहरीला हो। आप हर एक चीज को मतलब टेस्ट कर करके आप अम्ल क्षारक पता मत करिए। ठीक है, अम्ल क्षारक पता करने का बहुत सारा तरीका है। यहाँ पर ये नहीं करना है कि आपको हर एक चीज को हम खाने ही चलेंगे। ठीक है, कोई जहरीला चीज भी हो सकता है, इसलिए आपको हर एक चीज को खाना नहीं है। आप चाहे तो लिटमस पत्र की सहायता से पता कर सकते हैं, आप चाहे तो pH स्केल की मदद से पता कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज को खाना नहीं है, हर एक चीज को टेस्ट नहीं करना है कि कैसा है कैसा नहीं है। आगे देखिए, जो क्षारक होता है ना, क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, क्षारक नीले लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें NaOH का, जैसे इसे हम लोग जल में घोल देंगे ना, तो यहां से हमें मिलता है Na+ प्लस OH-। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। यानी ये जो NaOH है, ये क्या है? एक क्षारक है। आगे देखिए, क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। जो क्षारक होता है इसका pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होगा। ठीक है, आगे देखिए, तो देखिए यहां पर अब क्या है? क्षार। क्षार किसे कहते हैं? वैसा क्षारक जो जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। मतलब जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब आगे देखिए, यहां पर आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पर आप एक ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक क्या है? आपको कंफ्यूज करेगा। क्या कंफ्यूज करेगा? आप कभी कभार भूल जाएंगे कि नीले को लाल कौन करता है और लाल को नीला कौन करता है, अम्ल करता है या फिर क्षारक कहता है। इस चीज को आप ट्रिक से समझ लीजिए। देखिए कैसे आपको समझना है। देखिए नाम है इसका अम्ल। अम्ल, अम्ल में लास्ट में क्या है? लौ है, और लौ से आपका क्या होता है? लाल होता है। लौ से आपका क्या होता है? लाल होता है। मतलब अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बात समझ में आया? जो अम्ल है वह नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है, क्योंकि अम्ल में लास्ट में लौ है। लौ माने होता है लाल, माने ये लाल कर देता है। किसको लाल करता है? तो नीला को लाल करता है। बस इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और अच्छा ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है।
जैसे कि मैंने आपको इस चीज को चैप्टर 1 में भी बताया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं ना, तो इसी अभिक्रिया का नाम है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक्चुअल में नाम क्यों है उदासीनीकरण? देखिए, जैसा नाम वैसा काम कहा जाता है, जैसा देश वैसा वेश, उसी प्रकार से यहाँ पर है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया कराते हैं ना, तो लवण और जल का निर्माण होता है, जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में जो अम्ल और क्षारक के बीच का जो अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब देखिए, अम्ल के रूप में अगर हम लोग मान के चलिए यहाँ पर ले लेते हैं HCl, और क्षारक के रूप में अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं NaOH, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक लवण बनेगा, वो लवण क्या होगा? NaCl होगा। जल बनेगा जो क्या होगा? H2O होगा। आप पहले अम्ल लिखिए बाद में क्षारक लिखिए, या फिर पहले क्षारक लिखिए बाद में अम्ल लिखिए, कोई मतलब नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सिरका, सिरका में कैसा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दूध बोलिए, दही बोलिए, या फिर खट्टा दूध बोलिए, इसमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नेटल का डंक में आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ आपके एनसीईआरटी किताब में दिए हुए हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और हर एक चीज़ आपके एनसीईआरटी किताब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए, कभी कभार पूछ देता है कि अगर हम लोग धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया करें तो कौन सी गैस बनती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धातु और अम्ल के बीच अगर हम लोग अभिक्रिया करेंगे ना, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस। और इसके साथ साथ एक लवण भी बनता है। देखिए कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जिंक की अभिक्रिया अगर हम लोग किससे करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। किससे करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट से करते हैं। बात को समझिए, ये जो H2SO4 इसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। तो जड़न का अभिक्रिया जब हम लोग H2SO4 से करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जड़न हमारा धातु है और H2SO4 क्या है? एक हमारा अम्ल है। तो अम्ल और धातु के बीच जब भी अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर लवण के रूप में जड़न SO4 बनता है। उसी प्रकार से Fe+2HCl को देखिए, यहाँ से हमारा FeCl2+H2 बनता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनता है। आपको ये चीज याद रखना है कि धातु और अम्ल के बीच अगर अभिक्रिया होगा तो लवण बनेगा, और कौन सा गैस बनेगा बाबू? तो हाइड्रोजन गैस। एकदम माइंड में इसको डाल लीजिए। आगे देखिए, आगे समझते हैं आगे क्या है। यहां से हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का जो आविष्कार किया था, किन्होंने किया था? सोरेनसन ने किया था। कब किया था? तो 1909 में किया था। ये जो स्केल आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा पीएच स्केल, जिसका भी मैंने आपको बताया, अगर पीएच मान 7 होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे उदासीन विलयन। 7 से अगर कम होता है तो ये होगा अम्लीय, और 7 से अगर ज्यादा होता है तो ये होगा क्षारीय। और चीज लिखा गया है कि जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह विलयन उदासीन है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय होता है। और पीएच स्केल का जो पारस होता है, यानी कि जो रेंज है इसका, ये क्या रेंज, इसका जो रेंज है कहां से कहां तक है? तो 0 से लेकर 14 तक है। वही चीज लिखा गया है 0 से 14 तक, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। जो शुद्ध जल होता है, जिसे हम लोग आश्वित जल कहते हैं, इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। मतलब शुद्ध जल क्या होता है? हमारे उदासीन होते हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखते हैं। यहां पर देखिए पीएच मान, और ये आपके एनसीईआरटी किताब के हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम हर एक डेटा सही सही है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? लगभग 1.2 होता है। नींबू का रस का पीएच मान होता है लगभग 2.2, ठीक है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। रक्त, जिसे हम लोग खून भी बोलते हैं, फिर आप ब्लड बोल सकते हैं, इसका पीएच मान होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसका पीएच मान होता है 10, और इसको लिखते हैं MgOH2 कुछ इस प्रकार से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है लगभग 14 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं NaOH। चूना जल, इसका पीएच मान कितना इसका पीएच मान कितना होता है? 11 होता है। चूना जल को बोलते हैं क्या है? CaOH2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहां से आप पता कर सकते हैं कि कौन वाला आपका अम्ल है, कौन क्षारक है, और कौन वाला आपका उदासीन है। तो यहाँ पर ये जो शुद्ध जल है ये हमारा उदासीन है। 7.4, 7 से ज्यादा है, मतलब ये हमारा क्या है सर? अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपका 7 से ज्यादा होगा तो ये हमारा क्या होगा? क्षारीय होगा, यानी कि क्षारक जिसको बोल सकते हैं। तो खून का जो प्रकृति है कैसा? क्षारीय है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी आपका क्षारीय प्रकृति का है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्षारीय प्रकृति का है, और चूना जल भी आपका
क्षारीय प्रकृति का है, क्योंकि ये सबका पीएच मान 7 से ज्यादा। देखिए यहाँ पर 7.4 है, इसका 10 है, इसका 14 है, इसका आपका 11 है, तो हर एक का 7 से ज्यादा है, यानी ये क्षारीय है। और इधर देखिए जठर रस 1.2 है, नींबू का रस 2.2 है, मतलब ये दोनों क्या है हमारा अम्लीय है। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप देखिए यहाँ सबका समझ में आएगा। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, आगे देखिए यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, पहले तो आप इस चीज को देख लीजिए, यहां से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पीएच स्केल है, जैसे 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 हम लोग इधर बढ़ेंगे ना, इधर इधर जैसे जैसे कम होंगे हम लोग तो अम्लीयता बढ़ती है, और जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो इससे क्या होता है, क्षारीयता बढ़ती है। अभी बात को समझिए, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है जितना कम होगा वह उतना अधिक प्रबल होगा, मतलब अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा वह उतना अधिक स्ट्रांग होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात बहुत ही सिंपल है। यहां पर बात क्या सिंपल है, आपको यह जानना है कि अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा वह उतना अधिक क्या होगा, प्रबल होगा, यानी कि स्ट्रांग होगा। और क्षारक का पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना अधिक प्रबल होगा। देखिए अम्ल और क्षारक में बात यहां पर आपको समझना है। क्या बोला जा रहा है, अगर अम्ल का बात करें, अम्ल का बात करें, अगर पीएच मान अगर हमारा क्या होगा, जितना कम होगा पीएच मान, जितना कम होगा पीएच मान, जितना कम होगा वह उतना अधिक स्ट्रांग होगा, वह उतना अधिक प्रबल होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और पीएच मान जितना अधिक होगा ना वह उतना अधिक क्या होगा, दुर्बल होगा। बात को समझ लीजिए। अगर क्षारक का बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो पीएच मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा तो वह उतना अधिक स्ट्रांग होगा। बात क्लियर है? और यहाँ पर पीएच मान जितना कम होगा वह उतना अधिक क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, पीएच मान 5 और 3 है, मतलब ये दोनों हमारा क्या है, अम्ल है। बात समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 10 है, यहाँ पर एक 8 है, मतलब ये दोनों हमारे क्या है, क्षारक है। क्यों क्षारक, क्यों अम्ल हुआ? क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर एक विलयन हमारे पास ए है और एक विलयन हमारे पास बी है। विलयन ए का पीएच मान 5 है और विलयन बी का पीएच मान 3 है, और दोनों हमारे क्या है, अम्ल है। आपको भी पता चल गया। यहाँ पर विलयन ए जो है इसका पीएच मान 10 है और यहाँ पर विलयन बी जो है इसका पीएच मान 8 है। ये दोनों हमारे क्या है, क्षारक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन आपका प्रबल अम्ल है, कौन आपका दुर्बल अम्ल है, कौन आपका प्रबल क्षारक है, कौन आपका दुर्बल क्षारक है। अभी मैंने आपको बताया कि पीएच मान जितना कम होगा वह उतना अधिक स्ट्रांग होगा, यानी कि वह उतना अधिक प्रबल होगा। तो आप खुद बताइए कि ये पीएच मान कम है या फिर ये पीएच मान कम है। तो जाहिर सी बात है ये वाला आपका कम है, तो जो वाला आपका कम होगा वह उतना अधिक स्ट्रांग होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो विलयन बी है ये सबसे अधिक स्ट्रांग, यानी कि ये सबसे अधिक प्रबल है। जो विलयन ए हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। क्षारक के केस में देखा जाए तो पीएच मान जिसका अधिक होगा वह उतना अधिक स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर क्षारक में देखिए किसका पीएच मान सबसे अधिक है। यहाँ पर देखिए एक जन का 10 है, एक जन का 8 है, तो इसका ज्यादा है ना, मतलब इसका ज्यादा, मतलब ये जो विलयन ए है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारक, और ये जो नीचे वाला हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारक। बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछ देगा कि मान के चलिए ए बी सी आपके पास 3 विलयन है, एक का है 2 पीएच मान, एक का 3 है और एक का 5 है, बताइए कौन यहाँ पर प्रबल अम्ल है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा प्रबल होगा, मतलब अम्ल में जिसका पीएच मान कम वह उतना अधिक प्रबल होगा। बस यही आपको जानना है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, समझ में शायद आपको आ रहा है। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे देखिए, एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है। देखिए लाल को नीला कर रहा है, बात को समझ लीजिए। मैंने आपको अम्ल का ट्रिक पढ़ाया था ना, अम्ल माने क्या होता है, लौ, अम्ल माने लास्ट में लौ, और लौ माने लाल, और लाल माने क्या, जो नीला को लाल करता है ना उसे हम लोग बोलते हैं अम्ल। तो यहाँ पर लाल नीला हो रहा है, लाल क्या हो रहा है, नीला हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्षारक का बात हो रहा है। अम्ल के केस में क्या होता है, नीला वाला लाल होता है, ठीक है, और क्षारक के केस में लाल वाला नीला होता है। तो क्षारक का बात यहाँ पर बताइए, क्षारक कौन वाला होगा, 1 4 5 या फिर 10, तो 10 पीएच मान वाला ही तो क्षारक होगा। या फिर देखिए डायरेक्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए ये तो एक टाइप का है, ये भी एक टाइप का है, ये भी एक टाइप का है, तो जाहिर सी बात है यही तो एक अलग टाइप का है ना, अलग जाति का है, तो यही वाला आंसर होना ही चाहिए। क्षार के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसे हम लोग क्षार कहते हैं। देखिए अम्लीय वर्षा, देखिए यहाँ पर ये जो डेटा है मैं आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज सही है, आप चाहे तो मिलाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो जब वर्षा का जो जल होता है उसका जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। बात समझ में आया? जो वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाए ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं।
शरीर का जो पीएच मान होता है 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। और हमारा जो पेट है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो हमारे पेट से हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलिए, या फिर इसको आप HCl बोलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलिए, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो HCl अम्ल स्रावित होती है, इस बात को आपको याद रखना है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। देखिए, मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए ना, तो जो दांत होते हैं, दांत वो क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है, यानी कि दंतवल्क जो होता है, वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो एंटासिड का उपयोग, मतलब एंटासिड का उपयोग करते हैं। 1 बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह बिलियन क्या है, तो ये जो बिलियन है ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए, आगे देखिए। क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है, ये जो NaCl है जिसे हम लोग साधारण नमक बोलते हैं यानी कि सोडियम क्लोराइड है, और ये हमारे क्या है H2O यानी कि जल है। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप नाम को देखेंगे तो नाम है आपका क्लोर और क्षार, यानी यहाँ पर क्लोरीन बन रहा है और क्षारक बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन बन रहा है और क्षारक बन रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर ये जो समीकरण है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, खाने का सोडा जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं या फिर मीठा सोडा भी इसको हम लोग बोलते हैं, आप इसको याद रखिएगा, मीठा सोडा। इसका जो प्रकृति होता है, इसका जो नेचर है कैसा, तो क्षारीय है। इसका सूत्र होता है NaHCO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। आप नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए, चलते रहिए। बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, जो कच्चे पदार्थ है ना, कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का उपयोग कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कच्चे पदार्थ के रूप में हम लोग इतना सारा चीज लेते हैं, और जब इसमें हम लोग NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराते हैं तो NH4Cl और NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का निर्माण होता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आगे देखिए, इसका अगर उपयोग का बात करें तो खाना को जल्दी पकाने तथा स्वादिष्ट बनाने के लिए होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, पावरोटी को फुलाने में, एसिडिटी के उपचार में, सोडा अग्निशामक के रूप में। देखिए बच्चे के मन में कंफ्यूजन रहता है जैसे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, तो देखिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा अंतर है, दोनों एक ही चीज नहीं है। एक्चुअल में बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर में हमारा बेकिंग सोडा भी रहेगा और इसमें हमारा टार्टरिक अम्ल भी होता है। बात समझ में आया, मतलब एक्चुअल में जो बेकिंग पाउडर है वो क्या है, खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। आगे देखिए, अगर मान के चलिए अगर हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो ये हमारा बेकिंग सोडा हुआ, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे ना तो यहाँ से Na2CO3 बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। और ये जो Na2CO3 है, ये जो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ये जो है ना, इसका जब हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो धोने का सोडा का निर्माण होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्यंजक चूर्ण, ठीक है। तो व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOClCl बोलिए या फिर CaOCl2। एक्चुअल में यही नाम अधिकतर आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसका नाम कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसका जो बनाने का जो विधि है, कैसे बनाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसे हम लोग क्लोरीन के साथ इसका जब अभिक्रिया कराते हैं तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, CaOH2 है, यहाँ पर Cl2, तो CaOCl2 प्लस H2O। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं कि हमें व्यंजक चूर्ण मतलब मिलता है या फिर व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्वेश्चन का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए आगे क्या है, इसका अगर उपयोग बात करें हम लोग तो वस्त्र उद्योग में, सूती एवं लाइलन के व्यंजक में, कागज एवं कपड़ों के व्यंजक में, कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में, रासायनिक अभिक्रिया के उपचायक के रूप में। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी मैंने आपको बताया। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में किस तत्व की अभिक्रिया कराकर व्यंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है, तो क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पर CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो आपको भी पता है व्यंजक चूर्ण, बस आपको सिंपल सही आंसर में लिखना है।
आगे देखिए आगे क्या है, धोने का सोडा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा NaHCO3 है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको हम लोग गर्म कर रहे थे तो हमको क्या मिला था, Na2CO3 मिला था यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिला था। और मैंने आपको बताया ना कि जब इसका हम लोग क्या करेंगे, जल के साथ क्रिस्टलीकरण करा देंगे तो धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर का निर्माण होता है, ठीक है। और इसका जो प्रकृति होता है क्षारीय होता है, और इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। देखिए ये Na2CO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, 10 माने डेका और H2O माने हाइड्रेट, याद रखिएगा 10 माने डेका H2O माने हाइड्रेट। कैसे बनाया जाता है, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसके जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराने पर धोने का सोडा बनता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज समझ में आ रहा है। आगे देखिए, इसका अगर उपयोग का बात करें तो कपड़ा एवं घरों के सफाई के लिए, इसका उपयोग कागज, कांच एवं साबुन उद्योगों में किया जाता है, बोरक्स के निर्माण में, जल की कठोरता को दूर करने में। देखिए कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बता सकते हैं। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आपको आंसर में बताना है धोने का सोडा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए क्रिस्टलन का जल क्या होता है, तो आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। अगर धोने का सोडा का बात करें तो Na2CO3 10H2O है, तो यहाँ पर H2O के साथ यहाँ पर ये जो जल का जो अणु है ना, कितना जल है, देखिए 10 जल है, तो ये जो 10 है ये हमारा क्रिस्टलन का जल है। तुतिया का सूत्र होता है CuSO4 5H2O, तो आप देखिए H2O के साथ यहाँ पर क्या है 5 है, तो इसका जो क्रिस्टलन का जल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए जिप्सम क्या है, 373 K बोलिए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर इस ताप पर अगर हम लोग इससे जिप्सम को गर्म कर देंगे तो क्या होगा, देखिए जिप्सम क्या होता है, ये जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, देखिए डाई माने होता है दो और हाइड्रेट माने H2O, मैंने आपको अभी बताया, और कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, तो जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 2H2O, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर 373 के ताप पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे ना, तो यहां से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। आगे अभी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर सूत्र का बात करें तो इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O बोलिए या फिर CaSO4 2 और यहाँ पर H2O सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए CaSO4 का CaSO4 यहाँ पर CaSO4 के लिए नाम हो गया यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और 1/2 H2O के लिए यहाँ पर लिखते हैं अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। इसको हम लोग हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं या फिर अर्ध हाइड्रेट भी इसको बोला जाता है। आप इसको याद रखिएगा, हेमी हाइड्रेट या फिर अर्ध हाइड्रेट जो भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। बनाने का विधि क्या है, तो जब जिप्सम को हम लोग 373 के ताप पर गर्म करते हैं ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिससे आप देख लीजिए CaSO4 2H2O, यहाँ पर आप इस प्रकार से एक चिन्ह दे दीजिएगा और यहाँ पर तब 373 के ताप लिख दीजिएगा, या फिर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1.1/2 H2O, और ये जो 1.1/2 है इसको हम लोग 3/2 H2O भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखिए ना, ऐसा आपको तोड़ने आता है ना, 2 के 2 और 1 3, तो 3/2 नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सिंपल से। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखिए आगे क्या है, इसका जो उपयोग है क्या है, खिलौना बनाने में, टूटी हुई हड्डी को सही स्थान प्रदान करने में, इसका उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसके लिए जो समीकरण होगा क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, बात सिंपल है। मतलब यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस इस प्रकार से बनाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस से अगर हम लोग जल का अभिक्रिया, या जल ही तो है, अगर जल का अभिक्रिया कर देंगे तो पुनः हमारा क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। बात क्लियर है, वही बात है यहाँ पर देखिए। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले वायु में रखने पर यह जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, अतः इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर अभिक्रिया करा देंगे जल के साथ ना, तो कठोर जिप्सम का निर्माण होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। बात समझ में आया, वही अभिक्रिया को थोड़े रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है, मतलब उल्टा करके लिख दिया गया है। बात समझ में आया। आगे देखिए आगे क्या है आपका, यहाँ पर कुछ आपसे कुछ नाम पूछे जा रहे हैं, जैसे कि CaOCl2 इसका नाम होता है ब्रेंजक चूर्ण, NaCl तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी मैंने आपको बताया। CaOH2 यानी कि बुझा हुआ चूना, Na2CO3 10H2O यानी कि धोवन सोडा या फिर आप धोने का सोडा बोल सकते हैं, NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। आगे देखिए क्या है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखना, इसका होता है CaO, सोडा क्षार इसका होता है Na2CO3,
नीला होता है इसका होता है CuSO4। यहाँ पर फिर से आपको सूत्र लिखना है, तो धोने का सोडा का Na2CO3 10H2O, जिप्सम का CaSO4 2H2O, ब्रेंजक चूर्ण का CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O, मीठा सोडा बोलिए या फिर बेकिंग सोडा बोलिए इसका होता है NaCO3, और साधारण नमक का होता है NaCl। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और यही हमारा इस चैप्टर का लास्ट स्लाइड था, और यहाँ पर हमारी चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।